दोस्तों, हमारा पूरा संसार एटम से बना है। ये इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन इनमें एनर्जी का भंडार होता है। एटम को समझने के लिए अपने सोलर सिस्टम को याद करो। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमारे सूरज के ग्रह। अब एटम को जोड़कर रखने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसे कीमती अनुसंधान जैसे कि बॉम्ब में होता है, इसी एनर्जी का यूज करते हैं। फिशन बॉम्ब एक बेकाबू चेन रिएक्शन बनाकर काम करते हैं। जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम से टकराता है तो उसे तोड़कर हल्के एलिमेंट्स में बदल देता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस टूटने से और भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं। यही तो एटम बॉम्ब का राज है। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने पहला एटम बॉम्ब बनाया। अगस्त 1985 में पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर फिशन की भयानक ताकत देखी। अमेरिका ने जापान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर एटम बॉम्ब गिराए। तबाही ऐसी हुई जो कभी किसी ने सोची नहीं थी। इन बॉम्ब्स ने हजारों लोगों को पल में मार डाला और उसके बाद कई सालों तक लोग रेडिएशन सिकनेस और कैंसर से मरते रहे। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों ने युद्ध और इंटरनेशनल रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने एटॉमिक एज की शुरुआत की, एक ऐसा दौर जो न्यूक्लियर एनाइलेशन के खतरे से घिरा हुआ था। अब दुनिया एक ऐसे हथियार के साये में जी रही थी जो पलक झपकते ही पूरे शहर को तबाह कर सकता था। सेक्शन 4, द शैडो ऑफ द बॉम्ब, अ वर्ल्ड ऑन एज। हिरोशिमा और नागासाकी की भयावह घटना के बाद दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर गई, शीत युद्ध का युग। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से लैस एक तनावपूर्ण गतिरोध में बंद थे। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का खतरा मंडरा रहा था, जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी को आकार दिया। न्यूक्लियर वॉर का डर जीवन के हर पहलू में व्याप्त हो गया। डक एंड कवर ड्रिल्स आम हो गए, जो अकल्पनीय विनाश के सामने सुरक्षा की झूठी भावना प्रदान करते थे। डूम्सडे क्लॉक, जो ग्लोबल कैटास्ट्रोफी से मानवता की निकटता का प्रतीक है, आधी रात के सबसे करीब पहुंच गई थी। सेक्शन 5, द प्रॉमिस एंड पेरिल ऑफ द एटम एनर्जी एंड डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर वेपन्स के खतरों के बावजूद इस टेक्नोलॉजी में शांतिपूर्ण उपयोग की संभावना भी थी। पावर प्लांट्स में इस्तेमाल की जाने वाली न्यूक्लियर एनर्जी ने फॉसिल फ्यूल्स का एक क्लीन और एफिशिएंट विकल्प प्रदान किया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने सुरक्षित और भरोसेमंद रिएक्टर्स विकसित करने के लिए अथक प्रयास किया, इस उम्मीद में कि दुनिया को एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स मिल सके। हालांकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा, यानी न्यूक्लियर वेपन्स का अधिक से अधिक देशों में फैलाव, एक निरंतर खतरा बना रहा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसी इंटरनेशनल ट्रीटीज का उद्देश्य इन विनाशकारी हथियारों के प्रसार को सीमित करना था। लक्ष्य स्पष्ट था, हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता को फिर कभी न होने देना। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर पावर, अ डेलिकेट बैलेंस। आज न्यूक्लियर लैंडस्केप जटिल और अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा कम हो गया है, लेकिन हजारों न्यूक्लियर वेपन्स का अस्तित्व अभी भी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर वेस्ट के सुरक्षित निपटान जैसे मुद्दों से जूझ रही है। साथ ही क्लाइमेट चेंज के संभावित समाधान के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी का फिर से उदय हो रहा है। जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से दूर जाने का प्रयास कर रही है, न्यूक्लियर पावर एक कार्बन फ्री विकल्प प्रदान करता है। हालांकि रिएक्टर सेफ्टी, वेस्ट डिस्पोजल और वेपन्स प्रोलिफरेशन की संभावना चिंताएं बनी हुई हैं। अच्छे के लिए एटम की एनर्जी का उपयोग करने और उसके विनाशकारी दुरुपयोग को रोकने के बीच सही संतुलन खोजना 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी।